बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। इसमें हम पिछले ही पार्ट का चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटीज़ एंड सूट्स, इन चार चीज़ों को देखेंगे। 172 है कि एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ नो राइटफुल ऑनर, जिसका कोई ऑनर जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है या किसी की डिक्लेयर्ड ऑनरशिप में कोई चीज़ नहीं है प्रॉपर्टी, इफ़ लोकेटेड इन अ प्रोविंस तो वो प्रोविंस की है, और अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के किसी एरिया में है तो वो फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लैंड वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है आल लैंड्स, मिनरल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, साहिल जो समंदरों के, तो वो फेडरल गवर्नमेंट की ऑनरशिप में होते हैं। नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस, मिनरल्स, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस विद इन द प्रोविंस। तो अगर किसी सूबे में है तो वो सूबे और वफाक के दरमियान बराबर तकसीम होती है इस किस्म की चीज़। ठीक है, जॉइंटली एंड इक्वली। नेक्स्ट है हमारे पास 173, द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन एंड, पहले इसको देखना, पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स। जो प्रॉपर्टी लेना है, फेडरेशन ने लेनी हो या प्रोविंस ने लेनी हो, कहीं पे भी वो ली जा सकती है। ठीक है। तो एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन एंड ऑफ द प्रोविंस शैल एक्सटेंड, इनकी जो अथॉरिटी है वो एक्सटेंड करती है सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। जो भी इस मामले में किसी लैंड को एक्वायर करने में जो एक्ट चल रहा है उसके मुताबिक, उसके ताबे। ठीक है। ग्रांट हो, सेल हो, डिस्पोजिशन हो, मॉर्टगेज हो, या किसी भी टाइप में लैंड का लिया जाना कानून के मुताबिक होगा। ठीक है। और any property vested in and to the purchase or acquisition of property on behalf of फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास हो या फेडरल गवर्नमेंट उसको परचेज करे या फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई करे तो वो फेडरल गवर्नमेंट की होगी। और दूसरी चीज़, एज द केस में भी, ये अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है कोई लैंड एक्वायर करे तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, और परचेज वगैरह में। और अगर फेडरल गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट का कोई इदारा कर रहा है, तो फेडरल गवर्नमेंट उसमें कॉन्टैक्ट करेगी। अब नेक्स्ट ये है कि आल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द फेडरेशन, अगर फेडरेशन ने कोई ज़मीन हासिल कर ली है प्रोविंस के अंदर तो वो फेडरेशन की होगी। और अगर शैल वेस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट, और दूसरी बात है एज द केस में भी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो जहाँ पर भी ज़मीन ली गई है, खा फेडरल इदारे ने, फेडरल गवर्नमेंट ने किसी प्रोविंस में ली है या फिर प्रोविंस ने किसी और जगह पे ली है, तो वो जो परचेज करने वाली अथॉरिटी है उसी को बिलोंग करेगी वो। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स। अथॉरिटी कौन है? अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है लैंड वगैरह के लिहाज से तो वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है तो वो इन द नेम ऑफ गवर्नर होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और दूसरा है इम्यूनिटी ऑफ अथॉरिटी। जब कोई गवर्नर या कोई प्रेसिडेंट होता है तो वो इस तरह, ये देखें, आल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन और ऑफ ए प्रोविंस शैल बी एक्सप्रेस टू बी मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट और एज द केस में बी द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। वही बात मैंने जो की है कि जब फेडरल गवर्नमेंट के लिहाज से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो प्रेसिडेंट साहब के नाम से होता है, और अगर प्रोविंशियल एरिया में होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, तो वो जो है वो गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस के नाम से होता है। ठीक है। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब, ये दो लोगों के नाम पे जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, तो आइन ये कहता है कि
ये दोनों लोग पर्सनली किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल या लायबल या इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस शेल बी पर्सनली लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और अश्योरेंस मेड, कोई इन्होंने अश्योरेंस वगैरह दी है, ठीक है, तो उसमें ये ज़ाती तौर पे ज़िम्मेदार नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इनके बिहाफ पे किसी ने लिया है, यानी सरकार ने किसी को अथोराइज किया कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो वो बंदा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सरकारी काम है तो इसमें इम्यूनिटी दे दी गई है। नंबर 5 है ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेल बी रेगुलेटेड बाय लॉ। तो जब लैंड को ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो जिस मर्जी कॉन्ट्रैक्ट में ली गई है, तो जिस प्रोविंस में होगी वो उस सूबे में जो कानून लागू होगा उसी के मुताबिक उसका ट्रांसफ़र जो है, उसका इंतकाल जो है वो अमल में लाया जाएगा। 174 है द फेडरेशन में सू और बी सूड बाय द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड अ प्रोविंस में सू और बी सूड बाय द नेम ऑफ द प्रोविंस। इसका मतलब ये बनता है कि पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है फेडरेशन पाकिस्तान के नाम पर जो है पाकिस्तान को मुद्दई बना के केस लड़ सकती है, और अगर वफाक के ख़िलाफ़ कोई केस होता है तो बनाम पाकिस्तान केस को कहते हैं। वो बनाम का पाकिस्तान क्या होता है, हम जब ये अदालतों में जाते थे तो हमने देखा कि वो वहाँ पे लिखा होता है कि असलम बनाम सूबा पंजाब, ठीक है। तो उसका मतलब पता क्या होता है कि कोई असलम नाम का बंदा था जिसकी पंजाब में कोई ज़मीन है, उसके ऊपर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई सरकारी मामले में, सरकारी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसने फिर चूँकि प्रोविंस में ये वही बात कि प्रोविंस के नाम से केस होगा या प्रोविंस के ऊपर केस होगा, नाम प्रोविंस का होगा, किसी अथॉरिटी का नहीं होगा, किसी चीफ मिनिस्टर कोई गवर्नर का नाम नहीं होगा। ये ऊपर जो इम्यूनिटी की बात हुई है ना, तो ये यहाँ पे उस चीज़ को प्रूव भी कर दिया गया, ठीक है। तो फेडरेशन केस करे या फेडरेशन के ऊपर केस हो तो नाम पाकिस्तान का जो है इस्तेमाल होगा, जिस तरह ऊपर प्रेसिडेंट का हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी में। अब केसेस की बात है, अगर प्रोविंस केस करता है या फिर प्रोविंस के ऊपर केस कोई होता है तो नाम प्रोविंस का, यानी प्रोविंस का नाम क्या, पंजाब सिंध KPK जो भी, तो वो उस लिहाज से नाम जो है वो इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर ही पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जुडिकेचर है, हमारा जो जुडिशरी है उसको हम देखते हैं इसके अंदर। चैप्टर नंबर 1 है हमारा 175 आर्टिकल है इस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। अदलिया, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अ हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस एंड a high court for the Islamabad capital territory and such other courts as may be established by law। ये जो लोकल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती हैं, तहसील लेवल की, वो भी बनेगी, ठीक है, वो भी लॉ में लिखा हुआ है। अब आइन के मुताबिक ये बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट होगी पूरे पाकिस्तान में एक, हर सूबे की एक हाई कोर्ट होगी और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की अलग हाई कोर्ट होगी, और इसके अलावा कानून के मुताबिक जो अदालतें होंगी वो काम करेंगी। एक्सप्लेनेशन ये है कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द वर्ड हाई कोर्ट वेदर अकरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल इंक्लूड इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि अगर कोई और कॉन्टेक्स्ट हो सूबाइयत के लिहाज से, सूबे के नाम के लिहाज से, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई और दर्जा मिल सकता है। अदरवाइज नॉर्मली जो है इसको उसी तरह की हाई कोर्ट समझा जाएगा जिस तरह की बाकी हाई कोर्ट्स हैं। नो कोर्ट शैल हैव एनी जुरिस्डिक्शन सेव एज इज और मे बी कन्फर्ड ऑन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाई और अंडर एनी लॉ। देखें, अदालतें जो होती हैं उनके पास कोई सेव एज इख्तियार नहीं होता, यानी ये समझ लें कि इख्तियार वही होता है जो दिया गया है, इसके एक्सेप्ट एज, सेव एज का मतलब एक्सेप्ट एज, तो इसके एक्सेप्ट कोई अगर अदालत कहे कि हम जो है मुकदमात सुनते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट अदालत वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके
जज साहब जो हैं वो कहें कि मैंने यहाँ पे फैसला करना है, तो वो कानून के लिहाज से जहाँ की अपॉइंटमेंट है वहीं करेंगे, या आइन के लिहाज से अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं है तो वो आइन की इंटरप्रटेशन करना स्टार्ट कर दें किसी ऐसे मामले में, या कोई और किसी और अदालत के जज साहब जहाँ पे वो कानून उनको इजाज़त नहीं देता या कानून ने उनको वो एरिया नहीं दिया हुआ, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। जो लॉ में लिखा हुआ है उसके मुताबिक ही अदलिया को चलना होगा। नंबर 3 इसकी क्लास है, द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जेक्टिव विद इन 14 ईयर्स। तो ये 87 तक बनता है, 87 तक एग्जेक्टिव ने जुडिशरी से अलग होना था, तो ये खैर उसके कुछ देर बाद हुआ है, 90 के बाद। 175A है, देयर शेल बी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। हेयर एंड आफ्टर इन दिस आर्टिकल रेफर टू एज द कमीशन, बाद में इसको कमीशन हम कहेंगे, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट। इन 3 जो कोर्ट्स हैं, 2 फेडरल हो गई और दूसरा हो गई हाई कोर्ट प्रोविंशियल हो गई, तो इनके जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक कमीशन बनेगा। अभी हम देखते हैं वो कमीशन कैसे बनता है। एंड फॉर परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन, एक तो इनकी अपॉइंटमेंट, 2 काम करेगा ये कमीशन, अपॉइंटमेंट और इवेल्युएशन, ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए एक तरीकाकार है, वो भी हम देख लेते हैं। इवेल्युएशन के लिए भी एक तरीकाकार है, उसको भी हम देख लेते हैं। पहले हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि ये जो जुडिशियल कमीशन होता है ये किस तरह से बनता है। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, ये जो कमीशन है ये किन लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके चेयरमैन होंगे, 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 3 ये हो गए। मोस्ट सीनियर जजेस, जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये अभी जो बेंचेस बने तो उनमें से एक सीनियर जज, मोस्ट जज लिया जाएगा। उसके बाद है फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, एक ये हो गए। अटॉर्नी जनरल एक ये हो गए, और एक एडवोकेट होता है सुप्रीम जो है पाकिस्तान बार काउंसिल से जो है वो नॉमिनेट होता है, जिनकी कम से कम 15 साल स्टैंडिंग हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। और बार काउंसिल फॉर अ टर्म, ये 2 साल के लिए जो है अपॉइंट किया जाता है इनको। उसके बाद 2 मेंबर और होते हैं सेनेट से और 2 होते हैं नेशनल असेंबली से। अब जब 2 सेनेट से होंगे तो एक ट्रेजरी बेंच का होगा, हुकूमती बेंच का, ठीक है, एक होगा अपोजिशन का। इसी तरह जब हम नेशनल असेंबली में आएंगे, 2 नेशनल असेंबली से लेने हैं, तो वहां पर भी 1 जमा 1, एक गवर्नमेंट का होगा और एक अपोजिशन का होगा। ये 4 लोग हम यहां से लेंगे। आगे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द नेशनल असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व, जब नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर जो कौमी असेंबली से बंदे कैसे लेने, फिर कौमी असेंबली से नहीं लिए जाते, फिर सेनेट से 2 जमा 2 कर लिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि एक जो है वो स्पेशल सीट भी इसमें होती है, वो वुमेन को या फिर नॉन मुस्लिम को दी जाती है, तो उसकी नॉमिनेशन जो है वो कौमी असेंबली के स्पीकर करते हैं, 2 साल के लिए वो भी होती है। एक्सप्लेनेशन है कि जब हम कमीशन बना रहे हैं तो इफ़ द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो एक बंदा वहाँ से लेना ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से। अगर वो चीफ जस्टिस हैं तो चीफ जस्टिस तो ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं, तो फिर तो एक बंदा कम हो गया ना, चीफ जस्टिस चेयरमैन होते हैं ना, तो फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जज मोस्ट सीनियर लिए जा रहे हैं, अगर वो चीफ जस्टिस भी हैं तो फिर 2 in 1 हो गया ना, फिर 2 जगह पे एक बंदा एक्ट कर रहा है, तो फिर एक जगह वाली सीट वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नेक्स्ट लेवल पे सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द क्लास 1 और क्लास 2, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल बी नॉमिनेटेड बाय द स्पेशल पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा कि बाकी जो जैसे भी हो रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस की जब बारी आएगी तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी, वो नॉमिनेट करेगी। आमतौर पर तो ये कह दिया गया ना कि ये ऊपर एक कमीशन बना दिया गया,
उन्होंने जजेस लगाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इन्होंने नहीं लगाने। ठीक है, ये स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो करेगी इन दिस आर्टिकल रेफर टू एज द कमेटी, तो उसको हम कमेटी कहेंगे। फ्रॉम अमंग्स 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो किन लोगों से सिलेक्ट होंगे? अभी ये बात चल रही थी, जो कमीशन बनाया है, कमीशन के अंदर एक मेंबर की सब्स्टिट्यूशन हम दे रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सीनियर मोस्ट भी हैं तो फिर हम इनको एज चीफ जस्टिस एज चेयरमैन ऑफ द कमीशन कर लेंगे, और जो बेंच होगा कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें मोस्ट सीनियर अगर यही है तो इनकी अगले जो सीनियरिटी पे उनको हम ले लेंगे। अब हम नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस की। ठीक है, तो चीफ जस्टिस की जो नॉमिनेशन है, ऊपर हमने जजेस की बात कर ली है कि उनके लिए ये कमीशन है। चीफ जस्टिस की जो नॉमिनेशन है उसके अंदर हम पार्लियामेंट्री कमेटी का इख्तियार है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी भी हम देख लेते हैं कैसे बनती है। ठीक है, तो इसमें द कमेटी शेल सेंड द नेम, ये कमेटी जो है वो नाम भेजेगी प्राइम मिनिस्टर को, वो जो है वो प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए फॉरवर्ड करेंगे। अब इसमें ज़रा देख लीजिए शर्त क्या है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द नॉमिनी अंडर दिस क्लास डिक्लाइंस अ जज, अगर ऐसा है कि ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं ये जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं जिनको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट करने जा रहे हैं, उनमें से एक, उन 3 में से अगर किसी के ऊपर इतफाक़ नहीं होता कि ये बंदा ठीक नहीं है, इस पोस्ट के लिए अहल नहीं है या इसको नहीं होना चाहिए, तो उसकी जगह पे फिर नया बंदा ऐड होता है, सब्सिट्यूट होता है उन तीनों के अंदर। अभी सिलेक्शन नहीं हुई, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, अभी जो सीनियर मोस्ट लिए गए हैं ना 3, उनमें से किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेकंड सब्सिट्यूशन, प्रोवाइडेड दैट, मजीद देख लें, वेयर द नॉमिनी अंडर फर्स्ट प्रोवाइजो, ये जो ऊपर वाली प्रोवाइजो दी हुई है उसके अंदर अगर सेकंड नॉमिनी भी डिक्लाइन हो जाता है तो फिर उससे अगला, इसका सादा मतलब ये बनता है कि 3 सीनियर मोस्ट ले लिए, इनमें से जो नहीं पसंद उसकी जगह पे अगला सीनियर ले लें। ठीक है, और उसमें से फिर अगर कोई नहीं पसंद तो उससे, यानी कि जहां तक आप जा सकते हैं जाएं। ठीक है, दिस क्लास इज अपॉइंटमेंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो ऑन टिल द नॉमिनी। ठीक है, जहां तक आप क्या जो है वो पसंद नापसंद या इसको आप आईनी इख्तियार कह लें, जो मर्जी करें। नेक्स्ट है द कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 12 मेंबर्स, तो इस कमेटी में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिन्होंने चीफ जस्टिस लगाने हैं, इनके जनाबे वाला 12 मेंबर होंगे। 8 मेंबर फ्राम नेशनल असम्बली होंगे, 4 मेंबर फ्राम सेनेट होंगे। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट की हद तक ये पूरी हो जाएगी। तो प्रोवाइडेड दैट व्हेन द नेशनल असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है तो फिर 12 के 12 कहाँ से लेंगे हम? सेनेट से। ठीक है, द पार्लियामेंट्री पार्टीज शेल हैव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो जितना किसी का पार्लियामेंट में ज़्यादा हिस्सा होता है उतना उसका ज़्यादा इस्तेहकाक होता है, उतनी रेशो में उनके ज़्यादा जो है वो लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट है द कमिटी बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of its membership within 14 days prior to the retirement। अब ये वजह से चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के 14 दिन, आखिरी 14 दिन के अंदर उन्होंने नाम भेजने होते हैं चीफ जस्टिस के। अब 16 अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 3 दिन रख दिए, आखिरी 3 दिन जो होते हैं ना चीफ जस्टिस के रिटायर होने के, उस वक्त ये फ़ौरन से नॉमिनेशन करनी है ताकि कोई जो है नया कट्टा खुले ही ना। ठीक है, नो एक्शन और डिसीजन टेकन बाय द कमीशन और द कमेटी, कमीशन कौन सा? जुडिशल कमीशन। ठीक है, और द कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो शेल बी इनवैलिड और कॉल इन क्वेश्चन, किसी को इनवैलिड या फिर इसको इनमें से किसी को किसी ग्राउंड पर भी जो है जब देखते हैं invalid or call question only on the ground of existence of a vacancy therein or of the absence of any member from any meeting thereof। अगर इस कमेटी में कोई बंदे की जो सीट है कोई खाली है, मीन
बंदे पूरे नहीं, कोई एक आध कम है, ठीक है, एक आध तो नहीं होता, एक कम है, तो इनका कोई फैसला इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी शेल बी हेल्ड इन कैमरा। इन कैमरा मीन वो पब्लिक नहीं होगी, ठीक है, और इसकी रिकॉर्ड वगैरह को मेंटेन रखा जाएगा। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ एनी, ऊपर हमने नॉमिनेशन की बात कर ली है, ठीक है। अब एक और बात देखें, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 68 शेल नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी। देखें, एक तो हम बात करते हैं कंडक्ट ऑफ एनी जज, उसको हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेंगे, ये 68 कहता है। लेकिन ये जो जुडिशल अपनी अपॉइंटमेंट्स हैं उसके हवाले से कमीशन या कमेटी का जो इख्तियार है उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकेगा। ये इसका मतलब ये है कि वो वाली शेक यहाँ पे नहीं अप्लाई होती कि इन लोगों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हैं ही असम्बली के लोग, तो इन पे डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन उनको कुछ कम्युनिटीज़ होंगी, वो बात की देखेंगे। द कमेटी मेक रूल फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर, तो इनका जो प्रोसीजर है उसके लिए रूल मेकिंग हो सकती है, ये खुद ही करेंगे। द कमीशन may make rule regulating its procedure including the procedure and criteria for assessment। अब देखें वो नॉमिनेशन होगी, अब हम असेसमेंट एंड फिटनेस फॉर अपॉइंटमेंट, तो नॉमिनेशन के लिए जो रूल्स बनाने हैं वो ये कमीशन खुद ही बनाएगा। अब ज़रा नेक्स्ट देखते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट की बारी आ गई। ऊपर जब हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, सॉरी चीफ जस्टिस थे चेयरमैन, उसके बाद सीनियर मोस्ट जजेस लिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जज साहब आए, और फिर बाकी पार्लियामेंट से लोग लिए। अब हम देखते हैं कि प्रोविंस की बात है, तो अब प्रोविंशियल लोगों की बारी आ जाएगी। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट द कमीशन इन क्लास 2 शेल ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली, ये लोग होंगे जी, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट टू विच द अपॉइंटमेंट इज बीइंग मेड, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, मेंबर के तौर पे। और हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ दैट हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होगा उसके हेड होंगे मेंबर, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल मिनिस्टर आ गए, यहाँ पर फेडरल मिनिस्टर ला थे पहले। अब एडवोकेट पहले थे सुप्रीम कोर्ट के 15 ईयर स्टैंडिंग के, अब ये हाई कोर्ट के आ गए, चीज़ें वही हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, वही सिंपल जो हम कह रहे थे कि अगर इफ हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक ऑफ हाई कोर्ट इज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, जाहिर है अब देखें ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक बंदा और हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दूसरा बंदा, अब ये दो मेंबर तो ये है ना। अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड भी वही हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, तो फिर हमें एक और बंदा चाहिए, तो वो और बंदा क्या होगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मोस्ट सीनियर से नीचे वाले नंबर पे सीनियरिटी में होंगे, उनको हम ऐड कर लेंगे। ये वो वाली बात सिंपल वही जिस तरह हम वफाक में करते आ रहे हैं। तो प्रोवाइडेड दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट द जज मेंशन्ड इन पैराग्राफ 2 if he is the most senior of high court shall not be member of the commission। दोबारा पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, जब चीफ जस्टिस की बात होनी है हाई कोर्ट की, द जज मेंशन इन द पैराग्राफ 2, तो ये अगर मेंशन है उसके लिए इफ ही इज द मोस्ट सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर ये हाई कोर्ट के भी मोस्ट सीनियर हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी मोस्ट सीनियर हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ये दोनों तरफ या तो ये इधर से ऐड हो रहे हैं या इधर से ऐड हो रहे हैं। फिर हम चूंकि अपॉइंटमेंट ही हम चीफ जस्टिस की कर रहे हैं और इनका नाम भी और टॉप 3 में आ रहा है, फिर हम इनको मेंबर नहीं रखेंगे। ये वो अपने ही नाम पे फैसला करना इनका इख्तियार नहीं होगा, इसका मतलब ये है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ चीफ जस्टिस है, provided further that if any reason the chief justice for any reason the chief justice of high court is not available, अगर वो अवेलेबल नहीं है बतौर मेंबर, तो फिर कौन होगा, तो
जनाब यहाँ पर कमीशन जो है हमारा, जो फेडरल लेवल पे जुडिशल कमीशन है, ठीक है, वो देखेगा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस लगाना है उनकी जगह पे या फिर कोई फॉर्मल जज ऑफ दैट कोर्ट लगाना है। तो ये फिर कमीशन फैसला करेगा कि अगर चीफ जस्टिस साहब दोनों जगह पे अपना सर्व नहीं कर पा रहे तो उनकी जगह पे किसको बिठाना है। मेंबर तो पूरे करने। नेक्स्ट एक और प्रोवाइजो देख रहे हैं कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमेंडमेंट इन द पैराग्राफ सेकंड एंड द फर्स्ट प्रोवाइजो शैल टेक इफेक्ट ऑन कमिंग इनटू, ये 202 आर्टिकल है, उसके मुताबिक जो है वो ये चलेगा। आर्टिकल 202A जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर है, इसको हम जब पहुंचेंगे तो देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट द कमीशन इन क्लास 2 शैल ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। तो इसके अंदर ज़ाहिर है ये एक फेडरल का इदारा है, तो यहाँ पर जो है वो सूबे के लोग तो नहीं होंगे, तो यहाँ पर फिर उस हाई कोर्ट से जो है उसका अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसका मेंबर होगा और उसी का चीफ जस्टिस होगा और वहाँ के ही ये एडवोकेट होंगे। लेकिन याद रहे चूंकि वो फेडरल एरिया है तो वहाँ पे प्रोविंशियल मिनिस्टर तो नहीं आ सकते, फिर फेडरल मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट for initial appointment of Chief Justice and the judges of Islamabad High Court, the Chief Justice of the justices of 4 provincial high courts, तो जब इनिशियल अपॉइंटमेंट होनी है ना किसी भी ऑफ द जस्टिस एंड जज, जो इनिशियल अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए चारों सूबों की हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को जो है वो मेंबर बनाया जाता है कमीशन का। नेक्स्ट एक प्रोवाइजो देख लें कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट सब्जेक्ट टू द फोरगोइंग प्रोवाइजो, ये चल रही है, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, ये पहले तो आम जजेस की बात हो रही है ना, चीफ जस्टिस की बात तो नहीं हुई, तो जब चीफ जस्टिस लगना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वो जो क्लास 5 में हम देख रहे थे कि चीफ जस्टिस अपनी ही अपॉइंटमेंट के लिए नहीं किरदार अदा कर सकते, ठीक है, ये इस लिहाज से तो फिर उनकी जगह पे भी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट को लिया जाएगा एज मेंबर, क्योंकि अगर वो मोस्ट सीनियर हैं तो उनका नाम तो 3 में शामिल हो जाएगा ना चीफ जस्टिस लगने के लिए, तो वो खुद मेंबर तो नहीं हो सकते फिर। और दूसरा एक देखिए, प्रोवाइडेड दैट कमीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट द प्रोवाइजोज टू क्लास 5 शैल, ये मुतंदिस क्या होता है कि जो ज़रूरी चेंजेस करके बाकी सेम उसी तरह जो शराइत हैं वो लागू होंगी। चेंजेस क्या हो सकती हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो फेडरल शरीयत कोर्ट के सीनियर होंगे फिर उनको लिया जाएगा, बाकी चीज़ें वही हैं, इसका मेन मकसद ये है। नेक्स्ट हमारे पास, द कमीशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप shall nominate a person for each vacancy of judge and, जितनी वैकेंसी होगी अलग अलग नॉमिनेशन होगी इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, और फेडरल शरीयत कोर्ट एज द केस में भी, टू द प्राइम मिनिस्टर को हम भेजेंगे और फिर वो प्रेसिडेंट साहब को फॉरवर्ड करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। अगर अब ये सेक्रेटरी क्या है, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, जो नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी होते हैं उनको हम इस कमेटी का सेक्रेटरी समझेंगे, एक्ट करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद अब इवैल्यूएशन देख लेते हैं, परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। द कमीशन इन क्लास 2 शैल कंडक्ट एन एनुअल परफॉर्मेंस, ये जो कमीशन है जुडिशल कमीशन हम जिसको कहते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ एन एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, ये करेंगे। और होगा क्या कि अगर तो उनको लगता है कि कोई जज साहब ऐसे हैं जिनका कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं है, तो उसको एक टाइम ग्रांट करेंगे कि अपने आप को ठीक कर लें, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर द कमीशन शैल सेंड इट्स रिपोर्ट टू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ठीक है। एक तो है ना ये जुडिशल कमीशन हम जिसको कह रहे हैं, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये अलग चीज़ है। द कमीशन में मेक सेपरेट रूल्स फॉर setting up
इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस एवेल्यूशन फॉर, इन्होंने अपने सेपरेट रूल इस काम के लिए अलग भी बना सकता है कमीशन, जुडिशियल कमीशन। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल एंड सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द कमीशन देयर शैल बी अ सेक्रेटेरिएट, इन सारे कामों के लिए सेक्रेटेरिएट होगा, ठीक है, और हेडेड बाय सेक्रेटरी होगा, and shall include such other officers and staff as may be necessary, जो लोग ज़रूरी होंगे उस सेक्रेटेरिएट में रखे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ कमीशन, 1/3, 1/3 ऑफ द मेंबर में रिक्वेजिशन में, कौन से रिक्वेजिशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेयरपर्सन को कि वो कन्वीन करें किसी मीटिंग को, ठीक है। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर नहीं करते तो फिर सेक्रेटरी साहब उनकी जगह पे कन्वीन करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 23 क्लास है, फॉर ईच एंटिसिपेटेड और एक्चुअल वैकेंसी ऑफ अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अ जज इन द फेडरल कोर्ट शरीयत कोर्ट और जज इन हाई कोर्ट, एनी मेंबर, देखें ये सारी सब की नॉमिनेशन के लिए एनी मेंबर ऑफ द कमीशन मे गिव नॉमिनेशंस, देखें इन सब को वहाँ पे अहल समझा जाएगा जब जो है इन जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होगी, ठीक है। अच्छा देखें जी, ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।